गलती से दो सेल्स का आपस में टकराव एक बाहरी बदलाव लेकर आया, जिसके तहत दो सेल्स आपस में मर्ज हो गए और इनके जीन्स भी आपस में जुड़ गए। दिलचस्प बात थी कि इस मर्ज सेल ने भी अपने आप को कॉपी किया और इससे उत्पन्न होने वाले बाकी सेल्स ने भी इस प्रक्रिया को जारी रखा, जिसकी वजह से आने वाले सेल्स में एक की बजाय दो सेल्स थे। अब ये सेल्स रिप्रोड्यूस करते गए, अपने आप को कॉपी करते गए और म्यूटेट होते रहे। जैसे जैसे म्यूटेशंस बढ़ती रही, पुराने जीन्स डिलीट हुए और नई फॉर्मेशन हुई और नए सेल्स बने। सदियों तक होती इस प्रक्रिया में एक वक्त ऐसा आया जब सेल्स एक दूसरे से बहुत अलग हो गए और इनसे कई बिलियन प्रजातियों का विकास शुरू हुआ। पानी के अंदर चल रही इस फॉर्मेशन से वहाँ कई प्रजातियां पनपने लगी, लेकिन जो हमारे विकास के लिए जिम्मेदार रहे वो थे 3 इंच लंबे वाटर वर्म। पानी के अंदर क्या आप इस जीव को देख सकते हैं? दरअसल ये हम हैं। आज से लगभग 550 मिलियन साल पहले। ये वो समय था जब म्यूटेशंस के चलते मेल और फीमेल जेंडर का विकास हो चुका था। अब हमारा मकसद प्रजनन की प्रक्रिया से अपनी संख्या बढ़ाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा जीन्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। इस दौर में अपने लिए साथी को ढूंढना बेहद मुश्किल था, क्योंकि मादा को पहचानने के लिए वाटर वर्म के पास ना तो आंखें थी और ना ही कोई दूसरा फीचर। ऐसे में समुद्र के काले अंधेरे में देखने की क्षमता का होना जरूरी था। हालांकि ये एक बड़ी बाधा थी, लेकिन इसको सुलझाना भी कुदरत को बहुत अच्छे से आता था। जल्द ही प्रकृति का सबसे अद्भुत और अनोखा आविष्कार दुनिया में आया। हम बात कर रहे हैं आंखों की, जिसने वाटर वर्म को पानी के अंदर अपने पार्टनर को देखने और ढूंढ निकालने की ताकत दी। इस आविष्कार के लिए सबसे पहले वाटर वर्म के कुछ स्किन सेल्स म्यूटेट हुए। अब ये जीव अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते थे, अपने लिए ज्यादा शिकार ढूंढ सकते थे और रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने साथी का भी चयन कर सकते थे। इस तरह से वाटर वर्म ज्यादा समय के लिए जी सकते थे, लेकिन यही काफी नहीं था। वक्त के साथ साथ सेल्स में नई म्यूटेशन होने लगी, जिससे सभी जीवों में आंखों का विकास हुआ। आंखों के विकास के साथ ही पानी के नीचे जीव अब सब कुछ देख पाए। हैरानी की बात थी कि इन सब की शुरुआत केवल एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी, लेकिन अब इसकी बदौलत एक मरीन वर्ल्ड का विकास हो गया था। लेकिन आसपास की दुनिया को समझना भी जरूरी था, इसलिए आंखों के पीछे मौजूद नर्व सेल्स ने आपस में इकट्ठा होना शुरू किया। शुरुआत में ये ऑर्गन बेहद छोटा था, लेकिन वक्त के साथ ये जीवों के शरीर का सबसे जरूरी और रहस्यमय हिस्सा बन गया। हम बात कर रहे हैं दिमाग की। जी हाँ दोस्तों, 521 मिलियन साल पहले जीवों में आंखों के बाद दिमाग का ही विकास हुआ। दुनिया में पहले दिमाग के विकास के साथ ही बहुत कुछ बदलने वाला था। आपको बता दें कि इस ऑर्गन का विकास तब हुआ था जब हम समुद्र में मछली के रूप में मौजूद थे, और ये मछली थी फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश। मछली में विकसित पहला दिमाग आसान फैसले लेने के लिए विकसित हुआ था। इस स्तर पर दिमाग आम जानकारी को प्रोसेस कर सकता था, लेकिन खुद को खतरों से बचाने के लिए रणनीति बनाने में सक्षम नहीं था। पानी में फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश को कई खतरों से बचकर रहने की जरूरत थी, वरना इसकी प्रजाति विलुप्त भी हो सकती थी। इसी खतरे से बचने के लिए 400 मिलियन साल पहले जेनेटिक चेंजेस की वजह से मछली की त्वचा पहले के मुकाबले सख्त होनी शुरू हो गई। खुद को खतरों से बचाने के लिए इन जीवों में दांत और जबड़ों का भी विकास शुरू हुआ, जिसका मतलब था कि अब ये मछली ज्यादा भोजन खा सकती थी, अपने लिए शिकार कर सकती थी। एक मजबूत शरीर के साथ 375 मिलियन साल पहले मछली में कई फीचर्स विकसित हो गए थे, जिसकी वजह से अब ये आराम से किसी भी शिकार को पकड़ सकती थी। लेकिन समस्या ये थी कि पानी के नीचे मौजूद ऑक्सीजन इसके लिए काफी नहीं था। ऑक्सीजन की कमी से पानी के अंदर इसका ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाना आसान नहीं था। इसके अलावा वहां मौजूद टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड भी इनके लिए एक बड़ा खतरा था। हालांकि वहां भोजन की कमी नहीं थी, लेकिन ऑक्सीजन जीवन के लिए मेन इंग्रेडिएंट था, जिसे पाने के लिए इन्हें कुछ बेहद ही बड़ा करना जरूरी था। दोस्तों, कुदरत का नियम तो आप जानते ही हैं कि कुछ भी पाने के लिए रिस्क लेना ही पड़ता है। इस मछली ने भी यही किया। ऑक्सीजन के लिए फुट लॉन्ग आर्मर्ड फिश पानी की सतह पर आई और इसने ऑक्सीजन लेना शुरू किया। शरीर में ऑक्सीजन के ट्रेवल होने की वजह से धीरे धीरे लंग्स का विकास हुआ। लंग्स के विकास के साथ ही पानी में एक नई प्रजाति पनपी, जिन्हें नाम दिया गया इस्टियोस्थेगा। इस्टियोस्थेगा असल में हम ही थे, और हम हवा और पानी दोनों में सांस ले सकते थे। हवा में सांस लेने के लिए हम लंग्स का इस्तेमाल करते थे, जबकि पानी में सांस लेने के लिए हमारे पास गिल्स थे। आज हमारे पास गिल्स नहीं है, लेकिन दोनों स्थिति में सांस लेने का मैकेनिज्म हमें आता है।
पानी में रहते हुए इस थियोस्टेगा को काफी समय हो चुका था, लेकिन बाहर की दुनिया की तरफ इनका खिंचाव ज्यादा था। 365 मिलियन साल पहले वो समय भी आया जब हमने अपना सर पानी से बाहर निकाला और हमारे सामने मौजूद जमीन की तरफ बढ़ने लगे। ये जगह हमारे लिए अनजान थी, लेकिन दिलचस्प भी। पानी के बाहर आकर हम इतिहास का रुख बदलने वाले थे और जमीन पर उस जीवन की शुरुआत करने वाले थे जो पृथ्वी का इतिहास बदलने वाली थी। फिर वो पल भी आया जब हम पानी से बाहर आए। इस थियोस्टेगा ही वो पहले जीव थे जिन्होंने बाहर की दुनिया में आकर सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जमीन पर आने की कीमत भी इन्हें चुकानी थी। इनकी नर्म त्वचा सूरज की रोशनी झेलने के लिए नहीं बनी थी, इसलिए जमीन पर इनका विलुप्त होना पक्का था। लेकिन कुदरत इन्हें आसानी से खत्म होने देना नहीं चाहती थी। फिर वो दौर भी आया जब इन जीवों ने धीरे धीरे इस वातावरण में एडॉप्ट करना सीखा। सूरज की रोशनी से बचने के लिए धीरे धीरे इनकी त्वचा सख्त होती चली गई। 340 मिलियन साल पहले हम इस थियोस्टेगा से कैसिनेरिया में तब्दील हो गए। इसके साथ ही हमें मोटी चमड़ी और पंजों का निर्माण हुआ ताकि हम जमीन की सख्त सतह पर चलने के काबिल हो सकें। धीरे धीरे हमने अपने आप को जमीन के हिसाब से ढाला, लेकिन तपती धूप में अंडों का बचना मुश्किल था। प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाली पुरानी प्रक्रिया जमीन पर किसी काम की नहीं थी। ऐसे में यहाँ कैसिनेरिया ने प्रजनन की एक नई प्रक्रिया को चुना जो आज भी कायम है। आज भी सभी जीव इस प्रक्रिया से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सेक्स कहते हैं। यहीं से जीवों में सेक्स की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि बच्चे एक हार्ड शेल्स के अंदर पैदा हो सकें। ये एवोल्यूशन का एक ऐसा मास्टरपीस था जिसकी वजह से जमीन पर जीवन एक नए सिरे से शुरू हुआ। धरती पर रेप्टाइल्स वो पहले जीव थे जिन्होंने अंडे देने शुरू किए। अंडे देने की वजह से हमें नए बेबीज में जेनेटिक वैरायटी देखने को मिली। इस वैरायटी ने हमारी प्रजाति को मरने नहीं दिया। आपको बता दें कि कैसिनेरिया वो पहले जीव थे जो पूरी तरह